चांदी और सोना जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए आप लोग उसको घर के वायरिंग में आप लोग नहीं लगा सकते हो। ठीक है, लोहा भी नहीं लगाया रहता क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट का जो डर होता है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पर तांबे का आप लोगों ने देखा होगा जो वायर आपके घर में वायरिंग होती है वहाँ पर कॉपर की वायरिंग ही, अंदर आप तार छीलोगे तो अंदर कॉपर के ही वायर मैक्सिमम आप पाओगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जिनके बारे में आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और संभावना है कि इस साल भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, मेरा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम क्या है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है किरचॉफ का नियम क्या है। तो यहाँ पर स्पेशली बोला नहीं गया है कि आप लोग को धारा का नियम लिखना है या वोल्टता का नियम लिखना है, क्योंकि किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक धारा का नियम पहला नियम और दूसरा नियम होता है बंद पॉज का नियम यानी कि वोल्टता का नियम। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं करा, इन्होंने केवल इतना कहा है किरचॉफ का नियम क्या है। तो इस सिचुएशन में आप लोग को वहाँ पर दोनों नियम लिखने पड़ेंगे। तो पहला नियम आप लोग किस तरह से लिखोगे कि किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात संधि का नियम इसलिए इसको बोलते हैं। मान लीजिए कि इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है, ठीक है, इधर से करंट आ रही है, इसी पॉइंट पे देखिए सब मिल रही है और ये इसी पॉइंट से दो तीन करंट ऐसे जा भी रही हैं। ठीक, तो देखो आप लोग इसको बना के भी लिख सकते हो कि किसी एक संधि पर, जैसे ये संधि है यहाँ पर, तो किसी एक संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा जाने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि का नियम बोलते हैं और यही हमारा किरचॉफ का पहला नियम भी है। तो देखिए इसका जो आप लोग को फॉर्मूला लिखना है वो क्या लिखना है, सिग्मा आई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब समस्त धाराओं का योग जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारा किरचॉफ का पहला नियम। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम यानी कि बंद पॉज का नियम। उसका दूसरा देखिए हमारा है बंद पॉज का नियम, मतलब इसको किरचॉफ का दूसरा नियम भी बोलते हैं। तो देखिए इसकी डिफिनेशन आप लोग किस तरह से लिखोगे कि किसी परिपथ के किसी बंद पॉज में लगे प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी पॉज में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि आप लोग को ये याद रहे, इसको रटना नहीं है, बस समझना है। तो देखो अगर डिफिनेशन को हम लोग एक एक लाइन से पढ़ें, किसी परिपथ के किसी बंद पॉज में लगे प्रतिरोधों, मतलब मान लेते हैं हमारा जैसे कोई यहाँ पर इस तरह से एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, आप लोग सपोज कर लो ये हमारा क्या है, इस तरह से सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है एक बैटरी, यहाँ लगा हुआ है और एक बैटरी यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग डिफिनेशन फिर से पढ़ो कि किसी बंद पॉज में लगे प्रतिरोधों, बंद पॉज मतलब कि एक जो बंद परिपथ है इसमें लगे प्रतिरोधों, मतलब ये जो प्रतिरोध लगे हैं R1 और R2, ठीक है, प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित धाराओं का, अब प्रतिरोध है तो उसमें करंट भी फ्लो हो रही होगी, ठीक है, तो धाराओं का गुणनफल का बीजीय योग, मतलब यहाँ पर IR जैसे ये लिखा हुआ है, करंट का और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना, यही आप लोग को दिखा भी रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब किसी परिपथ के किसी बंद पॉज में लगे प्रतिरोधों मतलब R और उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं मतलब कि I का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वो उसी पॉज में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिग्मा I क्यों लगा हुआ, क्योंकि E1 E2, ठीक, यहाँ पर IR हमने लगा दिया। R1 R2 यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कई सारे प्रतिरोध हैं, यहाँ पर R1 R2 लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी इक्वेशन हो जाएगी। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो R1 प्लस R2, यहाँ पर भी E1 प्लस E2 लिख सकते हो, ठीक है। बता दिया हमने, छोटा सा एग्जाम्पल था इसलिए आपको इस तरह से हमने लिख के बता दिया है। तो फिर से एक बार इसको देख लो, किसी परिपथ में लगे किसी परिपथ के बंद पॉज में लगे सारे रेजिस्टेंस और सारी धाराओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो ये था किरचॉफ का दूसरा नियम जिसको बंद पॉज का नियम या फिर वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है चालक क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं मतलब जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाए वही हमारे चालक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लोहा, चांदी आदि, मतलब अगर आप किसी लोहे को, आप किसी कोई तार को अगर लोहे में छुआओ तो लोहे में भी करंट क्या होगा, आने लगेगा। उसी तरह से अगर चांदी में आप करंट कोई तार छुआओ तो चांदी में भी करंट आने लगेगा, ठीक है। तो चांदी और सोना जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं इसलिए आप लोग उसको घर के वायरिंग में आप लोग नहीं लगा सकते हो, ठीक है। लोहा भी नहीं लगाया रहता क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट का जो डर होता है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पर तांबे का आप लोगों ने देखा होगा जो वायर आपके घर में वायरिंग होती है वहाँ पर कॉपर की वायरिंग ही, अंदर आप तार छीलोगे तो अंदर कॉपर के ही वायर मैक्सिमम आप पाओगे, ठीक है, क्योंकि तांबा जो होता है वो लोहा और चांदी और सोना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा
सस्ता होता है, ठीक है। और लोहा इतना अच्छा सुचालक है नहीं, तो इसलिए इसको वहाँ पर यूज़ नहीं करा जाता है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाए। आवेश का प्रवाह होगा तभी तो करंट लगेगा। तो लोहे में आपको पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं कि आप छुओ तो करंट मार देगा, ठीक है, अगर तार टच हो रहा है उसमें तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या हुए, 3 पॉइंट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। आपको हमने यहाँ पर 10 शॉर्ट नोट्स बताने हैं, अभी 7 और बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना चौथा शॉर्ट नोट। तो चौथा शॉर्ट नोट देखिए क्या है, दिक्पात कोण क्या होता है। सॉरी, तीसरा शॉर्ट नोट क्या है, किरचॉफ वाले तो 2 एक ही क्वेश्चन था ना, है, उसके बाद हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा चालक वाला। तीसरा है दिक्पात कोण क्या होता है। तो दिक्पात कोण क्या होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यूनतम कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका डायग्राम होगा, आप लोग उसको देखिएगा, क्योंकि किताब में बना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्सेस जा रही है ये वाली, इसको चुंबकीय याम्योत्तर बोल सकते हैं, और ये हमारी भौगोलिक याम्योत्तर होती है, पृथ्वी को 2 भागों से काटती है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर क्रिएट होगा, उसी को दिक्पात कोण बोलते हैं। और एक एंगल यहाँ पर बनता है, उसको नमन कोण बोलेंगे, अभी यहाँ पे आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो दिक्पात कोण क्या होता है, इसको आप लोगों ने, हमने विद डायग्राम आप लोग को समझा दिया है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, जैसा कि मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या रहने वाली है, इसकी डिफिनेशन देखिए, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय वस्तु जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, ठीक है, चुंबकीय वस्तु मतलब जो चुंबक में चिपक जाती हैं उनको बोला जाता है चुंबकीय वस्तु, को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का चुंबक रखा हुआ है, दूसरी ओर से आप लोगों ने क्या करा, एक सिक्के को आपने इसकी तरफ फेंका, सिक्का इसकी तरफ चल चल के आ रहा है, ऐसे राउंडेड होता 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 इसकी तरफ आ रहा है, जैसे ही यहाँ पहुँचा तुरंत क्या हुआ, अचानक से चिपक गया आके इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतने चारों तरफ फैला हुआ है, मतलब इसके बीच में जैसे आप लोहा डालोगे तुरंत चिपक जाएगा, ठीक है। इसके बाहर आएगा कोई दिक्कत नहीं, अंदर जैसे डालोगे तुरंत चिपक जाएगा। तो ये चारों तरफ सर्किल क्या हुआ, इसका चुंबकीय क्षेत्र हुआ, इसीलिए इसको यहाँ पर बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण की डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब जिन लोग बच्चों ने प्रिज्म पढ़ रखा होगा उनको यहाँ पर पता होगा कि प्रिज्म हमारा इस तरह से बना होता है, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। इस तरह से जो क्या बोला गया है, आपतित किरण मतलब कि आपतित, इस पर आपतित हुई, उसके बाद सीधे जाती है, फिर ऐसे करके निकल जाती है। तो बोला क्या गया, पीछे डिफिनेशन आप लोग पढ़िए बैकग्राउंड में, कि प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, ठीक है, आपतित किरण की दिशा क्या है, प्रिज्म की तरफ है, तथा अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पे अपवर्तन हो गया इसका, इसके पश्चात भी नीचे की तरफ है, ठीक है, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण की दिशा के बीच बना कोण। तो मतलब इस लाइन जो आप लोग देख रहे हो इसके बीच में जो कोण बनता है, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर विचलन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से लाइन खींचें, इस तरह से, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहेगा, इस तरह से यहाँ पर लाइन खींची होती है, आप लोग देखोगे किताब में अपनी तो बनाओगे, इस तरह से लाइन खींची होती है, इस तरह से, तो यहाँ पर काट रहा होता है, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो ये हो गई आप लोग की विचलन कोण की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस की फोकस दूरी भैया किन किन बातों पर डिपेंड करती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लेंस के पृष्ठ की वक्रता, त्रिज्या और लेंस के पदार्थ के पीछे के अपवर्तन पर तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, मतलब जो वक्रता, त्रिज्या होती है और जो लेंस का जो रंग होता है, सॉरी, प्रकाश का जो रंग होता है उस पर डिपेंड करती है लेंस की फोकस दूरी। क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ आँख की निकट बिंदु कहाँ होता है। मतलब स्वस्थ आँख, जैसे हम और आप हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो फ़ोन आपसे कितनी दूरी पर है। तो अगर आप लोग फ़ोन को अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हो तभी आप लोग की आँख है वो स्वस्थ मानी जाएगी। मतलब अगर पढ़ते समय आप लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हो अपनी आँख से और किताब के बीच में तो आपकी आँख स्वस्थ है। अगर इस समय आप इस वीडियो को अपने फ़ोन बिल्कुल आँख के पास एकदम लगा के देख रहे हो या एकदम दूर से देख रहे हो तो आपकी आँख स्वस्थ नहीं है। मिनिमम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आँख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी लिखिए। समंजन क्षमता, तो आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्यों लगाई कि आवश्यकता अनुसार आँख हमारे हिसाब से चलेगी क्या, तो इसका एक कारण है बहुत बड़ा। आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, मतलब आप लोग कल्पना करिए, अभी आप लोग जिस कहीं रूम पे वीडियो देख रहे हो या फिर खुले आसमान में वीडियो देख रहे हो, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, आप लोग लाइट बंद करके अंधेरे में इस समय वीडियो को देख रहे हो, एकदम से लाइट आ रहा है तो आप क्या करोगे, एकदम से आंखें आपकी चौंधिया रहेंगी, आप आंखें हल्की सी बंद कर लोगे। तो वहाँ पर आपने क्या करा, नेत्र लेंस को थोड़ा सिकोड़ लिया। फिर एकदम से आप अभी उजेले में आप हो, वो एकदम से अंधेरा हो जाए तो आप लोग आंखें फाड़ के देखोगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने आँखों की जो नेत्र लेंस है उसको आप लोगों ने
फैला लिया। तो यही जो आंखों के लेंस को कम ज़्यादा करने की वो होती है, उसी को यहाँ पर हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। कभी धूप में आप सूरज की तरफ देखने की कोशिश करना, सूरज जो होता है उसकी तरफ देखने की कोशिश करना, आँख ऑटोमेटिक आपकी बंद हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या है, नेत्र लेंस आप लोग सिकोड़ रहे हो। और वही किसी बहुत बारीक सी चीज़ आपको देखनी हो तो आपको आँख बड़ी करके देखना पड़ेगा, तो वो आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, लेंस को फैला रहे हो। तो ये होती है आँख की समंजन क्षमता। फिर नेक्स्ट है समस्थानिक। क्या होते हैं समस्थानिक? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समस्थानिक मतलब समान स्थान रखने वाले तत्व। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन आप लोग देखोगे और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, स्थान इनका क्या है, समान ही है, लेकिन इनका परमाणु भार अलग है, 35.5। एक का है 35 और यहाँ पर अगर दूसरी तरफ बात करें तो 36, मतलब इनके बीच का है 35.5। कुल मिला के परमाणु क्रमांक इनके समान है, को 17 पे ये भी आता है, 17 पे ये भी आता है। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। और एक और यहाँ पर लिखना बोल रहे हैं समभारिक। उन ऐसे तत्व जिनके क्या हों, परमाणु भार समान हों और परमाणु क्रमांक अलग अलग हों, तो उनको हम लोग समभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है और आखिरी है, नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है, ऐसे बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जो बांध के रखे, एक साथ रखे, एकजुट रखे, उनको अलग ना होने दे, तो ऐसे बल को ही नाभिकीय बल बोला जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस ज़िले से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हमें आप लोग के लिए शॉर्ट नोट्स या फिर और भी PDF वगैरह बनाने में आसानी हो। और हाँ, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, नहीं तो आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को सारे PDF मिलेंगे 2025 में, जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।